नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो भारत का संविधान के अंतर्गत जो सीरीज शुरू की हुई है, उसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों अध्याय 2 की। अध्याय 2 बताता है संसद के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, क्योंकि संसद से ही पूरे राष्ट्र की उन्नति संबंधित है। इस नाते इस पूरे अध्याय को आप ध्यान से समझिएगा और हमारा यह प्रयास है कि हमारे देश का हर नागरिक जागरूक हो, जानकार हो, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में भी सक्षम बने। तो आओ दोस्तों, आज हम बात करते हैं अध्याय 2 की, संसद, जिसके अंतर्गत साधारण में हम आपको बताएंगे। अनुच्छेद 79 बताता है संसद का गठन, यानी संसद के गठन के संबंध में अनुच्छेद 79 में बताता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 80 बताता है राज्यसभा की संरचना, जिसका सब आर्टिकल बताता है एक, राज्यसभा, जिसका बिंदु ए बताता है राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों, और बिंदु बी बताता है राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। और दोस्तों इसका सब आर्टिकल 2 बताता है राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। इसका दोस्तों सब आर्टिकल 3 बताता है राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड ए के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यानी कि आप ये देखिए दोस्तों कि संसद के अंदर भी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा की जानकारी का होना अति आवश्यक है, ताकि जो भी हमारे सांसद महोदय बनेंगे वो इन सब की जानकारियों को लेकर समाज का उत्थान कर सके। अब दोस्तों सब आर्टिकल 4 बताता है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। सब आर्टिकल 5 बताता है राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 81 की, लोकसभा की संरचना, जिसका सब आर्टिकल 1 कहता है अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा, बिंदु ए कहता है राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अनधिक सदस्यों, और बिंदु बी कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसका दोस्तों सब आर्टिकल 2 कहता है खंड 1 के उपखंड ए के प्रयोजनों के लिए बिंदु ए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। और बिंदु बी कहता है प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड ए के उपबंध
किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। दोस्तों, इसका सब आर्टिकल 3 कहता है, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, बिंदु ए कहता है, खंड 2 के उपखंड ए और उस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के लिए प्रति निर्देश है, और बिंदु 2 कहता है, खंड 2 के उपखंड बी के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। दोस्तों, हम बात करेंगे आर्टिकल 82 की, जो बताता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है, परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं, परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन, जिसका दोस्तों बिंदु 1 कहता है, राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का, और बिंदु 2 बताता है प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाए, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आर्टिकल 83 की, संसद के सदनों की अवधि। इसका दोस्तों सब आर्टिकल 1 कहता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। सब आर्टिकल 2 बताता है दोस्तों, लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 84 बताता है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब, जिसका बिंदु ए बताता है, वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। और दोस्तों, बिंदु बी बताता है वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम
30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है। और बिंदु सी बताता है उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 85 की, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। इसका दोस्तों सब आर्टिकल 1 कहता है राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। सब आर्टिकल 2 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति समय समय पर बिंदु ए सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, बिंदु बी लोकसभा का विघटन कर सकेगा। दोस्तों आर्टिकल 86 बताता है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। इसका सब आर्टिकल 1 बताता है राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदनों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। सब आर्टिकल 2 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति संसद में उस लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अब दोस्तों आर्टिकल 87 बताता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जिसका सब आर्टिकल 1 बताता है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। सब आर्टिकल 2 बताता है दोस्तों प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 88 की, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे संसद के अधिकारी के संबंध में, जिसका आर्टिकल 89 बताता है दोस्तों राज्यसभा का सभापति और उप सभापति। इसका सब आर्टिकल 1 बताता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तदेन सभापति होगा। सब आर्टिकल 2 बताता है राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अब दोस्तों आर्टिकल 90 बताता है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, इसका बिंदु ए बताता है दोस्तों यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। बिंदु बी किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और बिंदु सी राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड सी के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अब दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 बताता है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। इसका सब आर्टिकल 1 बताता है दोस्तों
जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अब दोस्तों सब आर्टिकल 2 बताता है, राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 92 की। आर्टिकल 92 बताता है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। इसका सब आर्टिकल 1 बताता है, राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। दोस्तों सब आर्टिकल 2 बताता है इसका, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 93 की। आर्टिकल 93 बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 बताता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य बिंदु ए यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। बिंदु बी, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और बिंदु सी, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड सी के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अब दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 95 की। आर्टिकल 95 बताता है दोस्तों, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। सब आर्टिकल 1 बताता है दोस्तों इसका, जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। सब आर्टिकल 2 बताता है दोस्तों इसका, लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 96 की। आर्टिकल 96 बताता है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है
तब उसका पीठासीन न होना। सब आर्टिकल 1 बताता है दोस्तों इसका, लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। सब आर्टिकल 2 बताता है दोस्तों इसका, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है, तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 97 की। आर्टिकल 97 बताता है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्टिकल 98 की। आर्टिकल 98 बताता है दोस्तों, संसद का सचिवालय, जिसका सब आर्टिकल 1 बताता है, संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा। परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। सब आर्टिकल 2 बताता है दोस्तों, संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। सब आर्टिकल 3 बताता है दोस्तों इसका, जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है, तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान के संबंध में हम जो पूरी सीरीज चला रहे हैं, आज हमने दोस्तों जो आर्टिकल है 98 तक जो जानकारियां हैं दोस्तों वो आप तक हमने पहुंचाई है। तो दोस्तों हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो कि लीगल अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरकृष्ण सिंह बावा को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को आप लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें दोस्तों, क्योंकि हम सब मिलकर के काफी प्रयास कर रहे हैं कि जनमानस तक जो भी लीगल अवेयरनेस है वो यथासंभव पहुंचे, ताकि हर नागरिक सशक्त होकर अपनी भागीदारी देश हित में, देश के विकास में लगा सके दोस्तों। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा और हमारी इन सीरीज को आप लाइक कर रहे हैं, इसको लगातार देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।